ओके, सो से फॉर एग्जांपल दो कार्स हैं, कार ए और कार बी। कार ए की कैपेसिटी जो है वो 4 ही है, यानी 4 बंदे उसमें बैठ सकते हैं। कार बी में भी 4 बंदे बैठ सकते हैं। कार ए का साइज़ जो है वो बड़ा है और कार बी का साइज़ जो है वो छोटा है। कार ए की स्पीड जो है वो कम है, कार बी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात की। ये सब लोग आप लोगों ने नोट कर लिया। अच्छा, कार बी के का फ़ायदा क्या है? कार बी का फ़ायदा ये है कि चूंकि इसका साइज़ कम है, आप क्या कर सकते हो, उसको ईज़िली तंग जगह पे पार्क कर सकते हो। ठीक है जी। और दूसरा फ़ायदा क्या है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हो। अच्छा, कार ए का साइज़ बड़ा है, तो एक फ़ायदा ये हो सकता है कि ज़्यादा बंदे बैठ सकते हैं उसमें, आप ज़्यादा चीज़ें उसमें डाल सकते हैं एंड दिस एंड दैट। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी स्पीड कम है, आप कह सकते हो कि ये इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। बात की समझ आ गई? तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस किया फ़िलहाल। नंबर वन स्पीड है, किया हमने सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस किया फ़िलहाल। नंबर वन स्पीड है, नंबर वन, और नंबर टू साइज़ है। हमने साइज़ और स्पीड पे फोकस किया। इस कोर्स पे भी हमने इन दो चीज़ों पे ही फोकस करना है, साइज़ ऑफ द कोड एंड स्पीड ऑफ द कोड। आपका कोड कितनी तेज़ी से चल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक कोड लिखा और 1 महीने बाद उसका आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, या आपका नाम 1 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, या 5 महीने बाद आ रहा है, या हो सकता है आप कबर में हो और अभी तक नहीं आया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, हमें इस तरह का कोड नहीं चाहिए। हमें ऐसा कोड चाहिए जो फौरी रिस्पॉन्स दे हमें। ठीक है। अच्छा, आपने कोड लिखा लेकिन आउटपुट भी सही दे रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा कोड है, वो किसी दुनिया के किसी कंप्यूटर में फ़िट नहीं हो रहा, मेमोरी के अंदर वो फिट नहीं हो रहा, आपका कोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बात की समझ आ गई आप? आईटीसी में हमने, ठीक है ना, आउटपुट हमारा सही आना चाहिए, चाहे वो आईटीसी का कोर्स हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स हो। इस कोर्स में हमारा फोकस ना सिर्फ आउटपुट पे है, बल्कि साइज़ और स्पीड, तीनों चीज़ों पे है। आउटपुट सही होना चाहिए, साइज़ भी, मतलब मेमोरी के अंदर वो एफिशिएंटली मेमोरी को ऑक्यूपाई करे, और उसकी जो स्पीड है वो भी तेज़ हो, स्लो ना हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोड लिखा, आप कबर में भी पहुंच गए और अभी तक आउटपुट जो है वो आ नहीं रहा, और वो जो है बाकी जो कस्टमर्स हैं आपके, वो आप गालियाँ दे रहे हो और आप कबर में। ठीक है, तो हमें इस तरह का काम नहीं करना। बात की समझ आ गई आप? सो डीएसए का फोकस आपको समझ आ गया, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ डीएसए। इन डीएसए हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। थ्योरी में आप लोग क्या करेंगे, थ्योरी में से फॉर एग्जांपल ये कार ए कार बी बनाने का आइडिया मेरे जहन में आया, ये कार ए कार बी बनाने का आइडिया मेरे जहन में आया। मैं 3-4 बंदे लूँगा, एक टीम बनाऊँगा। ठीक है, एक टेबल पे बैठूँगा, उनके साथ डिस्कस करूँगा। उनके साथ क्या डिस्कस करूँगा, उनके साथ ये डिस्कस करूँगा कि अच्छा यार, ये कार ए जो है ये किस तरह बनाए, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, टायर का मटेरियल क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए गाड़ी का, स्टीयरिंग का साइज़ क्या होना चाहिए, इंजन कौन सा लगना चाहिए, यानी सारा प्लान करूँगा कि कार ये मैं बनाऊँगा कैसे। ठीक है, और फिर मैं ये उनके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि ये जब कार बन जाएगी तो सही चलेगी कि नहीं, कैसे चलेगी, ये सारा जो है ना, वैसे थ्योरेटिकली मैं इनके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। सिमिलरली मैं कार बी के बारे में भी अपनी जो टीम है उनके साथ डिस्कस करूँगा। बात की समझ आ गई? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप अपने आइडिया को एनालाइज कर रहे हो, आप अपने आइडिया को देख रहे हो कि क्या ये प्रैक्टिकली फ़िट है कि नहीं है, ये सारा एनालिसिस वाला काम। अभी सिर्फ एक आइडिया है आपके जहन में,
लेकिन आप अपनी टीम के साथ बैठ के सिर्फ डिस्कशन कर रहे हो। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जब ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिमाग में आता है तो ये नहीं कि फटाफट बनाना शुरू कर दिया। टीम बैठती है, डिस्कशन होती है, 3-4 महीने डिस्कस करते रहते हैं, बजट जो है एलोकेट होता है और फिर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट होता है। सिनेरियो की समझ आ गई आप लोग। सो एनालिसिस वाला काम मैं कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ बैठ के। डीएसए की थ्योरी में आपने ये करना है, आपने एनालिसिस वाला काम करना है, ठीक है। वहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट कार्स, अब यहाँ पे डीएसए में कार को कार नहीं कहते, बल्कि कार को हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या ये तो डीएसए कोर्स में हम कार को कार नहीं कहेंगे, बल्कि कार को हम कहेंगे डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आज के बाद इसको कार, तो डीएसए कोर्स में हम कार को कार नहीं कहेंगे, बल्कि कार को हम कहेंगे डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आज के बाद इसको कार नहीं कहना, इसको क्या कहेंगे आप, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीएफ में। लिंक लिस्ट आपने पढ़ी है, ट्रीज़ आपने पढ़ लिया हुआ है। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता, आपको नहीं आता, दोबारा मैं रिवाइज़ करवाऊँगा इधर। राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेशक मुझे स्लो भी होना पड़े, मैं स्लो हो जाऊँगा, ठीक है। मैं स्पीडली काम नहीं करूँगा इस कोर्स में, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी बेस अच्छी तरह बना के मैं आगे निकलूँगा, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। सो डाटा स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लिंक लिस्ट है, ट्रीज़ है, ग्राफ्स है। कुछ शायद नए डाटा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे इस कोर्स में, लाइक डिसजॉइंट सेट्स हैं, रेड ब्लैक ट्रीज़ है, हैश टेबल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कार्स हैं, ठीक है। और हमने देखा उसकी स्पीड कितनी है, उसका साइज़ कितना है, कितना साइज़ वो, मतलब कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, कितनी तेज़ी से आप लिंक लिस्ट में किसी आइटम को एक्सेस कर सकते हो, एंड सो ऑन। ये मतलब हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्योरी में। ये मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लैब में आप क्या करोगे, जो फैक्ट्री में काम होता है, फैक्ट्री में क्या होता है, गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे, ठीक है। डिज़ाइन हो गई, पेपर पे आपने गाड़ी डिज़ाइन कर ली, आपने उसको एनालाइज किया, सिमुलेट किया सॉफ्टवेयर के ऊपर। फैक्ट्री में क्या होता है, रियल वर्ल्ड टाइम में गाड़ी बनती है वहाँ पे। लैब में भी आपने यही करना है। लैब में आप ये जो कार ए और कार बी है, या आपने प्रोग्रामिंग यूज़ करके बनानी है, डाटा स्ट्रक्चर आप बनाओगे, ठीक है जी। बात की समझ आ गई आपको, क्लियर। एक बात मैंने मिस कर ली है थ्योरी में एक और भी काम करेंगे आप। मैं अपनी टीम के साथ बैठा हूँ, सारी बातें मैंने की, मैं अपनी टीम के साथ बैठा हूँ, सारी बातें मैंने की उसके साथ। गाड़ी की स्पीड ये होगी, गाड़ी का साइज़ ये होगा, मेरी गाड़ी जो है वो रॉकेट की तरह चलेगी, इधर से लंदन से स्टार्ट होगी और लाहौर तक 1 मिनट में पहुँच जाएगी। मेरी टीम का बंदा कहेगा अच्छा प्रूव करके दिखाओ, वो तो नहीं मानेगा मेरी बात को, क्या पहले प्रूव करो। तो आप मुझे प्रूव भी करना पड़ेगा, यानी जो बातें मैंने उसको बताई हैं, इतनी स्पीड होगी, इतना साइज़ होगा, ये तो हवाई बातें है ना। आई हैव टू प्रूव, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ साइंटिस्ट, आई हैव टू प्रूव माई आइडिया। अब यहाँ पे आप किसका सहारा लेंगे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे, जिसमें आपके इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे ग्रेड्स आए हैं, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो थ्योरी में डिस्क्रीट मैथ यूज़ करते हुए आप प्रूव करोगे कि फ़लाना डाटा स्ट्रक्चर जो है ये इतना टाइम लेगा चलने में, फ़लाना डाटा स्ट्रक्चर जो है वो इतनी मेमोरी जो है वो रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। लैब के जो रोल्स हैं क्लियर हैं कि नहीं, क्लियर हैं कि नहीं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम ले लो, डिस्कस करो आपस में। ठीक है जी। सो थ्योरी में एनालिसिस वाला काम करोगे, प्रूफ्स। पिछले साल 2-3 या 4 प्रूफ्स करवाए थे डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी ने, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा फोकस करो डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ठीक है। प्रोग्रामिंग के ऊपर, डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ज़्यादा वो प्रूफ्स नहीं करवाएंगे आपको। पिछले साल तो ऐसे ही हुआ था, पता नहीं इस साल क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आप लोगों ने इस कोर्स में, मैं आपके साथ हूँ। बस आपका काम क्या है, रोज़ का काम रोज़ करना है और सीरियस होके करना है, ठीक है। सीरियस होके करना है, रोज़ का काम रोज़ करना है, ठीक है। समझ आ गई अब आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है। हमारा फोकस स्पीड के ऊपर है और मेमोरी स्पेस के ऊपर है, ठीक है। साइज़ का मतलब स्पीड के ऊपर है और
मेमोरी स्पेस के ऊपर है, ठीक है। साइज़ का मतलब मेमोरी स्पेस के ऊपर। हमने कोशिश करनी है कि हमारा कोड तेज़ से तेज़ चले और एट द सेम टाइम मेमोरी के अंदर कम से कम मेमोरी ले, कम से कम मेमोरी। अगर आज टाइम मिला मैं आपको मेमोरी भी दिखा दूंगा, यहाँ से निकाल के मैं आपको मेमोरी भी दिखा दूंगा, मेमोरी किसको क्या है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ओके जी, सो हमारा जो नेक्स्ट जो फोकस है वो है हेलो वर्ल्ड। पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखने का तरीका, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, बस ख़त्म, फिनिश। ठीक है, थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ेगा, हाथ उठा के कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, माउस चला के स्पाइडर को डबल क्लिक करके उसको चलाना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर प्रिंट, स्पाइडर को डबल क्लिक करके उसको चलाना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, ऊपर ग्रीन प्ले बटन आपको नज़र आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, आउटपुट के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा, एक बात का ख्याल रखो प्लीज़, दोबारा मैं बता रहा हूँ, दोबारा कहने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैं बोल रहा हूँ बीच में ना बोलें, आप डिस्कस ना करें, पहले मेरी सुन लो, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप आपस में डिस्कस कर सकते। ठीक है, ओके। सो दिस वाज पाइथन। अच्छा, सी में आप कैसे करते थे हेलो वर्ल्ड? आपने टेक्स्ट एडिटर ओपन किया, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद आप लिखते थे इंट मेन वॉइड, ठीक है, और फिर आप लिखते थे प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, थोड़ा सा लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड। फिर लिखते थे रिटर्न ज़ीरो और ब्रैकेट को क्लोज करते थे। रिटर्न ज़ीरो क्यों लिखते हैं, कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करके बताओ, हाथ खड़ा कर बताओ ना, कोई बात नहीं, गलत भी बताओगे कोई इशू नहीं है, बता दो। नहीं 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 नहीं, उसकी क्यों करनी पड़ती है, क्यों करवाते हैं? नहीं, ये रीज़न नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रिटर्न ज़ीरो क्यों करते हैं, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाए कि आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। आपने कोड लिखा, आपने इसको रन किया, आपका ये वाला जो प्रोग्राम है ये रिटर्न ज़ीरो करेगा, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। विंडोज़ है या यूबंटो है, ठीक है। विंडोज़ को ज़ीरो मिल गया, वो समझ जाएगा कि कोड इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है, ऑल इज़ वेल। अगर प्रोग्राम रन करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़ीरो नहीं मिलता, विंडो को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है कोड के अंदर, और फिर वो लेगा कोड को हैंडल करने के लिए, ठीक है। वो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ोगे आखिरी सेमेस्टर में, आपको पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है एरर आने की सूरत में, ठीक है जी। तो चूंकि हम ज़ीरो को रिटर्न बैक करें, इसलिए यहाँ पे इंट लिखते हैं, ठीक है, ये इसकी रीज़न है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? तो अब ये देखो, सी में मैंने ये कोड लिखा, मुश्किल है ना। पहले आपने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, फिर आपने इंट मेन लिखा, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, फिर आपने सेमी कॉलन यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी सेमी कॉलन लगाया, रिटर्न ज़ीरो भी लिखना पड़ा आपको, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने पड़े आपको। ऐसे ही है ना, ये काम आपको पाइथन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है? लेकिन एक बात याद रख लो, पाइथन ये जो आपने लिखा ना प्रिंट हेलो वर्ल्ड पाइथन में, जब आप प्ले का बटन प्रेस करते हो, ये तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, ये पहले ट्रांसलेट होता है सी लैंग्वेज में। पाइथन के नीचे सी लैंग्वेज चलती है, उसको कहते हैं साइथॉन, CYTHON, साइथॉन कहते हैं उस सी लैंग्वेज को, साइथॉन कहते हैं। फिर वो जो कोड है वो असेंबली में कन्वर्ट होने के बाद फिर मेमोरी में जाके सीपीयू के अंदर जाके एग्जीक्यूट होता है। इसलिए पाइथन जो है वो स्लो है, और सी क्या है, फास्ट चलता है, ठीक है। पाइथन लो, सी लो, दोनों में सेम कोड लिखो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ज़्यादा तेज़ कौन चलेगा? सी वाला कोड ज़्यादा तेज़ चलेगा, पाइथन वाला कोड स्लो चलेगा। लेकिन आपको आंखों से नज़र नहीं आ रहा होगा, वो इतनी मतलब तेज़ी से एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कि वो तेज़ चल रहा है या वो स्लो चल रहा है। लेकिन अगर वाकई इसका टाइम मेजरमेंट करने पे आ जाए तो आपको पता चल जाएगा वो स्लो है और वो फास्ट, ठीक है। इसलिए सी आपको इसलिए पढ़ाई गई है सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। और भी रीज़न है, लेकिन एक रीज़न जो है वो ये है, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया, सी में क्लास नहीं,
जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया, सी में क्लास नहीं है, पाइथन में क्लास है, ऊप्स जिसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पाइथन में मेमोरी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सी में मेमोरी आपके कंट्रोल में है। तो उसकी खूबी और उसकी खूबी को आपस में मिलाओ, वो जावा में मौजूद है, ठीक है। सो जावा में क्लास भी है, जावा में मेमोरी आपके कंट्रोल में भी है, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो जावा के अंदर अगर आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा पब्लिक, अच्छा ये कोड मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास मेन। अच्छा एक बात याद रखो, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्लाइड्स में है, बस आप मुझे देखते जाओ, जो नोट करने वाली बात होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो पब्लिक क्लास मेन ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट, वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट ए आर जी, मुझे याद नहीं ए आर जी है ए आर जी एस है, ठीक है, मैंने रटा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं रटा नहीं लगाया हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और इसके अंदर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो वर्ल्ड सेमीकॉलन, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दो। मुश्किल है, ठीक है, जावा जो है मुश्किल है। जावा और सी को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करो। एक तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये सी कोड और जावा कोड को आपस में कंपेयर करो ना, मैं आप हाईलाइट करूँगा क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। एक ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने इंट मेन सिर्फ लिखा ना, इंट मेन से पहले पब्लिक स्टैटिक इस तरह, ठीक है, यहाँ पे आपने इंट मेन सिर्फ लिखा ना, इंट मेन से पहले पब्लिक स्टैटिक इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी, जावा में लिखनी पड़ रही है, और ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने शायद इस तरह का काम सी में भी किया है, ठीक है, आर्ग और आर वाला काम आपने आई थिंक लैब नंबर 6 या 5 में किया होगा, ठीक है, ना भी लिखोगे कोई इशू नहीं, लेकिन इधर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये और प्रिंट करने के लिए ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर प्रिंट के साथ एल एन, ये भी लिखना पड़ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा आपको नज़र यहाँ पे आ रही, समझ आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको मज़े की बात बताने जा रहा हूँ। मज़े की बात ये है, जब आप जावा का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसका नाम है इंटेलीजे, जब आप इसको ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करोगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे मैं उसकी वीडियो आज या कल आपके साथ शेयर कर दूंगा, शायद हमारे पास टाइम ना हो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। सो जब आप नई फाइल इसमें क्रिएट करेंगे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। सो जब आप नई फाइल इसमें क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, चलो भाई, तो क्या होगा, ये और ये ब्रैकेट्स समेत आपको मिल जाएंगे। जैसे आप नई नई फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट न्यू क्लास, आपको ये 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 और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बनी बनाई मिल जाएगी आपको। बस सिंपल आपने क्या करना है, ये मेन फंक्शन के अंदर जाके आपने अपना मेन कोड जो है जिस तरह सी में लिखते हो वो लिखना है, ठीक है। टेंशन कम हुई कि नहीं हुई, ठीक है, तो ठीक है, टेंशन कम हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इस बात को ज़रा गौर से देख लो। अच्छा ये फैसिलिटी सी में भी नहीं है, सी में आपको लिखना पड़ता था stdio.h इंट में ये, लेकिन ये इंटेलीजे जो है तो सॉफ्टवेयर है, इसकी खूबी क्या है, ये सारी चीज़ें बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, बस आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके अपना मेन कोड जो है जिस तरह सी में आप लिखते हो मेन कोड जो है वो आपने लिख देना, ठीक है जी। अब आपकी टेंशन रिलीज़ हुई कि नहीं, कम हुई, ये फ़ायदा। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, ठीक है, कोई क्वेश्चन एनी? ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये है वो कोड, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट ये है
माउस ज़रा लगा लें इसके साथ। ठीक है, ये जावा में कोड लिखा हुआ है, पब्लिक क्लास मेन। ठीक है, अच्छा एक बात का ख्याल रखना है आपने, वो ये है कि ये फ़ाइल का नेम क्या है यहाँ पे, ये देखें ज़रा। यहाँ पे फ़ाइल का नेम जो है वो मेन है, मेन। फाइल का नेम और ये क्लास का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, अव्वल तो ये सेम रख दिया जाएगा सॉफ्टवेयर की तरफ से, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर गलती से क्लास का नेम आप डिलीट करते हो तो आपने इंश्योर करना है कि फ़ाइल का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए, वरना एरर आएगा। और जो आउटपुट विंडो है उसके ऊपर भी आपको बता दिया जाएगा कि फ़ाइल का नेम और क्लास का नेम सेम रखो। ठीक है जी, समझ आ गई बात की, क्लियर है। सो दिस इज़ द मेन कोड। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन कोड। ठीक है, सही चल रहा है, ओके। ओके, तो ये देखें, ये जावा में इफ़ एल्स यूज़ करने का तरीका। ठीक है, ये इफ़ एल्स सेम जिस तरह आपने सी में किया, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जिस तरह सी में आपने लिखा सेम वही उसी तरह। सी में आप इफ एल्स कहाँ लिखते थे, मेन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मेन ब्लॉक, ये देखें मेन ब्लॉक, ये जो मेन है इसके अंदर हमने लिखा। ठीक है, और मेन ब्लॉक को हमने मेन क्लास में लिखा। ठीक है, क्लियर है। याद रखो जावा में ये आपने याद रखना है। ठीक है, नहीं भी याद रखोगे कोई इशू नहीं है, मैंने अभी आपको बताया जब आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, आंखें बंद करके मेन जो ब्लॉक है, मेन फंक्शन जो है उसके अंदर जाके सारा कोड लिखना है बस। फॉरगेट अबाउट ऊपर क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको याद ना भी हो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई बात। ओके, सो इफ एल्स, ये देखो प्रिंट करने का तरीका आपको आ गया। प्रिंट करने का तरीका ये है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट डॉट प्रिंट एलन। इफ़ एल्स यूज़ करने का तरीका जो है वो ये है। ठीक है, सेम जिस तरह आप सी में करते थे। जावा में फंक्शन क्रिएट करना और फंक्शन कॉल करने का तरीका सेम लाइक इन सी। लेकिन सी में आप क्या करते थे, फंक्शन डेफिनेशन नीचे लिखते थे ना, मेन ब्लॉक के नीचे। यहाँ पे भी आप नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सी में भी आप ऐसे ही कर सकते थे, ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई इशू नहीं। लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वहाँ पे क्या थी, फंक्शन डेफिनेशन आप नीचे लिखो मेन ब्लॉक के नीचे। ठीक है, इस बात की समझ आ रही है आप लोगों को नहीं? अगर नहीं आ रही, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने सी अच्छी तरह पढ़ी हुई है, अगर नहीं आ रही आप मुझसे लैब के बाद पूछ सकते हो कि सर आपने वो इतने मुश्किल अल्फाज यूज़ किए हैं लैब के दौरान, वो क्या थे, हमें नहीं समझ आए। ठीक है, क्लियर है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी बस। ठीक है, ठीक है। सो फंक्शन, ये देखो ये फंक्शन मैंने कॉल किया, ये फंक्शन क्या है, ये क्या कर रहा है, ये ए और बी को सम करके रिटर्न बैक कर रहा है। अच्छा, ए के अंदर देखो क्या है, 1, ये देखो 1 है, और बी के अंदर क्या है 2। अच्छा, ये देखो ये ए जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मैंने नहीं लिखा, ये मैंने सिर्फ 1 लिखा कॉमा 2 लिखा। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि 1 के साथ ए लिखा हुआ है और 2 के साथ बी लिखा हुआ है। ये ए और बी मैंने नहीं लिखा, ये इंटेलिजे ने खुद ही ए और बी डिस्प्ले किया मुझे बताने के लिए कि मेरा 1 जब फंक्शन कॉल होगा वो ए में जाएगा, के लिए कि मेरा 1 जब फंक्शन कॉल होगा वो ए में जाएगा, और मेरा 2 जब फंक्शन फू कॉल होगा वो बी में जाएगा। ठीक है, देखो कितना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंटेलिजेंट जे जावा। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, हो सकता है इसका मतलब ना हो। ठीक है, सो इंटेलिजेंट जावा, समझ आ गई बात की? ठीक है जी, क्लियर है। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? और फंक्शन क्रिएट करने का सेम वही तरीका है जो सी में है। सी में आप क्या करते थे, फंक्शन का नेम और उसका डाटा टाइप इंट। पब्लिक स्टैटिक ये लिखना ही लिखना है, ये इसको रट्टा लगा लो आप। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक आपने लिखना ही लिखना है, इसको रट्टा लगा लो। ठीक है, बाकी सारी सी वाला कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें अगर आप फ्लोटिंग नंबर रिटर्न बैक कर रहे हैं तो यहाँ पे इंट की जगह पे आप क्या रखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक उस केस में भी लिखना ही लिखना है आप। ठीक है, तो इस बात को रट्टा लगा लो कि मैंने पब्लिक स्टैटिक आंखें बंद करके लिखना है। तो इस बात को रट्टा लगा लो कि मैंने पब्लिक स्टैटिक आंखें बंद करके लिखना है।
पब्लिक स्टैटिक लिखने के बाद सी वाला काम शुरू हो जाता है। आपने डाटा टाइप मेंशन करना है, फंक्शन का नेम मेंशन करना है, आर्गूमेंट्स जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। और आर्गूमेंट्स के डाटा टाइप्स, ए का डाटा टाइप इंट है, बी का डाटा टाइप इंट है, एंड दिस एंड दैट। सेम सी वाला काम है, कोई इशू नहीं। बस क्या है, पब्लिक स्टैटिक लिखना पड़ेगा। ओके, सो फंक्शन बनाने का और कॉल करने का तरीका ये है। यहाँ हाँ जावा में लूप यूज़ करने का तरीका ये है। लेफ़्ट साइड पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया हुआ है, राइट साइड पे मैंने वाइल लूप यूज़ किया हुआ है। सेम जिस तरह आपने सी में किया, सेम वही तरीका है। कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। बस हमने क्या किया, फॉर लूप और वाइल लूप को मेन ब्लॉक के अंदर लिखा, और मेन ब्लॉक को हमने किसी और ब्लॉक के अंदर लिखा, पब्लिक क्लास मेन। बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ की टेंशन ना लो कि ये पता नहीं लिखनी पड़ रही है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है जी, समझ आ गई, सब क्लियर है? ओके जी, सो नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू ऊप्स। ठीक है, ऊप्स की तरफ हम अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करने जा रहे हैं। मैं इधर ही सारे नोट्स जो है वो बना देता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल पाइथन में, अब मैं पाइथन का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाइथन में अगर आपने कोई क्लास क्रिएट करनी हो, कोई क्लास डिफाइन करनी हो, तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो क्लास ए, ठीक है, कॉलन। क्लास नेम के साथ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी लिखना ज़रूरी नहीं है। थ्योरी में आपने शायद इस तरह पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह करना ज़रूरी था आज से 10-5 साल पहले। अब ज़रूरी लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा फिर आपको पता है इनिट आपने लिखना ही लिखना है, डबल अंडरस्कोर इनिट। और फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, और दूसरा वेरिएबल जो है वो है ए है, ठीक है। अगेन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरी वीडियो देख लो आप लोग। अभी सेशन 2023 वालों को मैंने पढ़ाया है और बहुत डिटेल में पढ़ाया, उससे ज़्यादा डिटेल में, आप लोगों से ज़्यादा डिटेल में मैंने उनको पढ़ाया। मेरे फॉल 2023 की जो यूट्यूब वीडियो है ऊप से रिलेटेड, उसको अच्छे तरीके से देख लो। पहली जो 2 वीडियो, 4 वीडियोज़ हैं ऊप से रिलेटेड, पहली 2 वीडियोज़ को लाजमी देखो, ठीक है, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो। सेल्फ लिखना ही लिखना है, ये तो आपको पता ना। क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनका जो पहला आर्गूमेंट सेल्फ लाजमी होना चाहिए, चाहे आप सेल्फ को यूज़ करो या ना करो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलन है, फिर इसके बाद से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ डॉट एक्स। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल ए है वो इधर भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रख लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिया, यहाँ पे मैंने ए ले लिया। अच्छा, एक मेथड और डिफाइन कर लेते हैं, से डेफ फू सेल्फ, और से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 1 + b। मैंने अपनी क्लास जो है बना ली, ठीक है। क्लास बनाने के बाद मैं अब क्या बनाऊँगा, एक इंस्टेंस बनाऊँगा। इंस्टेंस का नाम रखूँगा मैं टी इज़ इक्वल टू क्लास का नेम ए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, ठीक है। तो टी इज़ इक्वल टू ए ब्रैकेट 1। जब ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, आप सबको पता है क्या होगा, इनिट वाला फंक्शन, इनिट वाला मेथड जो है वो चलेगा, 1 विल बी ट्रांसफर टू एक्स के अंदर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफरिंग से पहले आपको याद होगा ईटीसी में मैंने बताया, वीडियो में भी मौजूद है, एक रूम बनता है, ठीक है। उस रूम में एक्स वेरिएबल जो है वो क्रिएट होता है, और एक्स के अंदर क्या गया है, ए के अंदर क्या है 1, तो एक्स की वैल्यू को 1 सेट कर दिया जाता है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? इस रूम को रूम नहीं कहते, इस रूम को इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जब क्लास से बाहर आ जाएगा इनिट को चलाने के बाद, यहाँ पे जब दोबारा वापस आ जाएगा वो क्या कर देगा, वो इस रूम का नाम टी रख देगा, इस रूम का नाम टी रख देगा। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बल्कि हम ना, आप एक काम करो, यहाँ पे स्टार लगाओ, यहाँ पे मैंने एक बात बतानी है डिटेल में, भूल ना जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाओ, ठीक है। यहाँ क्लियर है, वही पुरानी बातें रिवाइज कर।
यहाँ पे बल्कि हम ना, आप एक काम करो, यहाँ पे स्टार लगाओ। यहाँ पे मैंने एक बात बतानी है डिटेल में, भूल ना जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार लगाओ, ठीक है। यहाँ क्लियर है, वही पुरानी बातें रिवाइज़ कर रहा हूँ। वैसे तो करवानी नहीं चाहिए, लेकिन चलो तरस खा रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद अगर आपने फू वाला मेथड चलाना हो तो आपने क्या लिखना है, इंस्टेंस का नेम टी डॉट फू, ठीक है। और से फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो टू, ठीक है, तो फू वाला मेथड चलेगा। टू विल बी ट्रांसफर टू बी, बी प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री विल बी रिटर्न बैक। तो टी डॉट फू को अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिखोगे तो आउटपुट विंडो के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, थ्री प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अगेन मैं आप लोगों को ये सहूलत दे रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर नहीं है ऊप्स वाला, यू कैन कम टू मी, लेकिन फ्री टाइम पे, ठीक है। फ्री टाइम में आप यू कैन कम टू मी 12 PM। चलो ठीक, आप मुझसे बेशक रब्ता कीजिएगा, ठीक है। आज की लैब बेस है, आज की लैब और नेक्स्ट लैब बेस है। ये बेस मजबूत होनी चाहिए, मजबूत होगी फिर आप ग्राफ्स बनाने के काबिल होंगे, ट्रीज़ बनाने के काबिल होंगे, लिंक लिस्ट बनाने के काबिल होंगे। मजबूत नहीं होगी, डाटा स्ट्रक्चर की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। 3-4 हफ्तों के बाद डाटा स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग आप खड़ी कर रहे हो ना, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेस अच्छी तरह बनाओ, बेस को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है जी, समझ आ गई बात की, क्लियर है, ठीक है। पाइथन में आप ऐसे ही करते थे, क्लास ऐसे ही बनाते थे, क्लियर है। अच्छा, जावा में कैसे करेंगे इसको, अब मैं जावा का कोड लिखने जा रहा हूँ। सो जावा में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं साइड पे करके, बल्कि यहाँ पे ओके, जावा में आप क्या, अच्छा ये आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं हम, डेफ, अच्छा ये आपको पता है ना इसको क्या कहते हैं हम, डेफ इनिट को, मेथड को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, पता है कि नहीं पता। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर वो मेथड जिससे इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होता है, यानी रूम क्रिएट होता है, और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यू जो है सेट हो जाती है। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, इंस्टेंस एट्रीब्यूट। एक क्लास एट्रीब्यूट भी होती है, अगेन मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो इंस्टेंस एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट में डिफरेंस का पता होना चाहिए आपको। कंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, रूम क्रिएट करना, और ये वेरिएबल एक्स को क्रिएट करना, और उसके अंदर वन को डालना, ये इसका काम है कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो जावा में कैसे करेंगे आप, जावा का सॉफ्टवेयर आप ओपन करो और न्यू फाइल पे क्लिक करो, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा से ए डॉट जावा, फाइल का नाम है ए डॉट जावा यहाँ पे। उसके नीचे आपने लिखना है पब्लिक, बल्कि लिखा हुआ खुद ब खुद लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, पब्लिक क्लास ए। ये चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाएगी, पब्लिक क्लास ए, ठीक है। तो पाइथन में आपने क्या लिखा, क्लास ए। इसका मुतबादल जावा में क्या है, इसका इक्विवेलेंट जावा में क्या है, पब्लिक क्लास ए, ठीक है। ओके, अच्छा पाइथन में आपने लिखा डेफ इनिट, जावा में आप क्या लिखेंगे, पब्लिक ए, बस पब्लिक लिखना है और क्लास का नेम लिखना है ए, ठीक है। और इनिट के ब्रैकेट्स के अंदर सेल्फ लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है। जावा में आपने सेल्फ नहीं लिखना, जावा में सेल्फ नहीं लिखना, सिर्फ वो जो वेरिएबल ए है जो पाइथन में वो लिखना है। तो यहाँ पे जावा में सेल्फ नहीं लिखना, सिर्फ वो जो वेरिएबल ए है जो पाइथन में वो लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए। ए के अंदर क्या जा रहा है, इंटीजर। मैंने अभी आपको बताया जावा सी की तरह डाटा टाइप बताना पड़ेगा। सो ए का डाटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। CHAR भी रख सकते हो, ठीक है, CHAR भी रख सकते हो। और आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स लगा लेने हैं सी की तरह, ठीक है। सो पाइथन में इनिट के अंदर क्या लिखा है आपने, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू ए। जावा में आप क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, ख़त्म, फिनिश। सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको सेल्फ बहुत पसंद है तो जावा में सेल्फ नहीं है बल्कि दिस है, दिस डॉट एक्स इज इक्वल टू ए। नहीं भी लिखोगे दिस डॉट, कोड सही चलेगा।
पाइथन में सेल्फ डॉट नहीं लिखोगे कोड नहीं चलेगा, ठीक है। पाइथन में सेल्फ एक्स से पहले सेल्फ डॉट लिखना ज़रूरी है। जावा में डिस डॉट लिखना ज़रूरी नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कुछ जावा की खूबियाँ सामने आ रही हैं, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और ब्रैकेट को जो है क्लोज कर दें, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे लिखा ना x इज़ इक्वल टू, ये छोड़ दो, डिस को इग्नोर कर दो, आपने लिखा ना x इज़ इक्वल टू ए क्या है, इंटीजर है, तो x को भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। जावा सी की तरह ही है, तो आपने x का डाटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पे, ये नोट कर लो, पब्लिक ए के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे, अंदर नहीं बाहर, आपने यहाँ पे लिखना है इंट x सेमीकोलन, ख़त्म, फिनिश, स्टोरी मुकम्मल हो गई। ठीक है जी, क्लियर। पाइथन में डेफ इनिट, ये जो डेफ इनिट है इसका मुतबादिल जो है वो ये है, ये पूरा ब्लॉक उसका मुतबादिल है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये मेथड फू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और फिर पब्लिक स्टैटिक लिखने के बाद आप लिखेंगे फू, फंक्शन का नेम, ठीक है। एक बात याद रख लो कि स्टैटिक लिखो ठीक है, स्टैटिक ना भी लिखो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टैटिक जो है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो स्टैटिक जो है वो ख़त्म कर दें, इट्स कोई मसला नहीं है, स्टैटिक लिखो कोई इशू नहीं है, स्टैटिक ना भी लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सी की तरह आपने सोचना है, ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न बैक कर रहा है, 1 प्लस बी, बी क्या है इंटीजर, 1 प्लस बी भी क्या होगा, क्या रिटर्न बैक कर रहा है 1 प्लस बी, बी क्या है इंटीजर, 1 प्लस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो रिटर्न आप क्या कर रहे हो, इंटीजर, तो इसका टाइप आपने मेंशन करना है, वो क्या है, इंटीजर INT, ठीक है। फू के अंदर सेल्फ है, सेल्फ नहीं लिखना, बी वेरिएबल है, वो बी वेरिएबल आपने डिफाइन करना है, यहाँ पे INT लिख के ब्रैकेट लगाना है, रिटर्न 1 प्लस बी, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट जो है क्लोज़ करना है। ये वाला जो ब्रैकेट है इसका ताल्लुक इस ब्रैकेट के साथ है, आपने ऊपर ब्रैकेट ओपन किया, नीचे आपने ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज़ करना है, ख़त्म, फिनिश, ठीक है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्ट्रगल कर लो, 1-2 हफ्तों में स्ट्रगल कर लो, बाद में इसका रिवार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक, स्ट्रगल करने से ही रिवार्ड मिलता है, ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अब एफ फू 2 ये जावा में कहाँ में लिखेंगे, 2 ऑप्शन है, या तो उसी फाइल में लिखो जिस फाइल में आपने ये क्लास लिखी हुई है, वरना गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप एक नई फाइल क्रिएट करो, मेन के नाम से, याद है मेन, अभी में हमने देखा मेन, तो मेन के नाम से एक नई फाइल क्रिएट करो, और वहाँ पे जाके ये t इज इक्वल टू A1 और t.f ये लिख दो, ठीक है। सो आपने अब क्या करना है, एक नई फाइल बनानी है main.java के नाम से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जब आप main.java वाली फाइल क्रिएट करोगे वो लिखा हुआ पहले आपको मिल जाएगा, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, वो मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, पब्लिक क्लास मेन, ठीक है, और साथ ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सारा खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने भी बहुत तेज़ी से लिख दिया। अच्छा, अब t इज इक्वल टू A1, यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू A1 आपने लिखा, जावा में आप क्या लिखोगे, जावा में आप लिखोगे t इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, लिख दिया सब लोगों ने, न्यू के साथ क्लास का नेम लिखना A और ब्रैकेट 1 सेमीकोलन क्लोज, ठीक है। एक चीज़ मिसिंग है, ब्रेक के बाद बताऊंगा, टी से पहले भी कुछ हमने लिखना है, बाद में बताऊंगा क्यों, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है।
वो ब्लैंक को ब्लैंक ही रखो फ़िलहाल आज अभी, ठीक है। फिर क्लास का नेम लिखना है आपने, और फिर उसके बाद अंदर आपने 1 2 3 जो भी आपने लिखना है वो आप लिखना है, ठीक है जी, क्लियर है। और अगर मेथड को कॉल करना हो टी डॉट फू, जिस तरह पाइथन में किया उसी तरह यहाँ पे कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो टी डॉट फू टू सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज, कौन सा वाला, ये वाला, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज करना है, इसको भी क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ब्रैकेट्स भी आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ब्रैकेट्स की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपने कोई ब्रैकेट मिस कर दिया, इंटेलीजे जो है वो आपको बता देगा आपने इस लाइन पे ब्रैकेट को मिस कर दिया, सेमी कॉलन आपने मिस कर दिया। ना ब्रैकेट की टेंशन लेनी है, ना सेमी कॉलन की टेंशन लेनी है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि ब्रेक से पहले वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, जिस तरह मैं टेंशन लेनी है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि ब्रेक से पहले वो भी कंप्लीट हो जाए। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी हमना को बताया कि यहाँ पे आप स्टार लगा लो, स्टार मैंने इसलिए लगवाया था यहाँ पे, अभी मैंने क्या कहा था यहाँ पे पाइथन में कि रूम बनने के बाद उसका नाम टी रख दिया जाता है, ठीक है। आईटीसी में भी मैंने यही बताया था आपको, जूनियर्स को भी मैंने यही बताया था। अब मैं आपको असल कहानी बताता हूँ होता क्या है यहाँ पे, ठीक। रूम क्रिएट होने के बाद टी वेरिएबल क्रिएट होता है, टी वेरिएबल क्रिएट होता है, और इस टी वेरिएबल में इस रूम का एड्रेस स्टोर होता है, ये याद रख लो। ये बात मैंने आईटीसी में नहीं बताई, ठीक है, ताकि उस सब्जेक्ट को सिंपल। टी के अंदर रूम का एड्रेस है, टी के अंदर इंस्टेंस का एड्रेस है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हाउस नंबर 402 समनाबाद लाहौर, हाउस नंबर 603 ब्लॉक क्यू सब्जाजार लाहौर, ये एड्रेस होता है ना। तो कंप्यूटर के अंदर भी जो डाटा आप स्टोर करते हैं उनके भी एड्रेसेस हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि वो जो एड्रेसेस हैं उनमें हाउस नंबर, एरिया नेम, सिटी नेम नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, नंबर, हाँ नंबर के फॉर्म में होते हैं। और किस नंबर फॉर्म, किस नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर, बाइनरी, बाइनरी या हेक्स, बाइनरी फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी, क्लियर है। सो टी के अंदर याद रख लो, टी के अंदर एड्रेस है, ठीक है जी, क्लियर है। और आज के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर एड्रेस है टी के अंदर, बल्कि मैं क्या शो कराऊंगा, मैं एक एरो जो है शो कराऊंगा यहाँ से, जो इसको पॉइंट करेगा रूम को। तो अगर आज के बाद आपको कोई वेरिएबल नज़र आए और वो किसी और चीज़ को पॉइंट कर रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल में उस चीज़ का एड्रेस है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज़ आपने नोट किया पाइथन ट्यूटर में, एनवायरनमेंट डायग्राम याद है, भयानक ख्वाब, एनवायरनमेंट डायग्राम, इसलिए मैंने एनवायरनमेंट डायग्राम करवाई थी आपको वहाँ पे आईटीसी में, नाइट मेयर, ठीक है। आज जाके देख लेना आज दोबारा पाइथन ट्यूटर। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंटेलीजे में पाइथन ट्यूटर का प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और पाइथन ट्यूटर खुद ब खुद चल जाएगा उसको, अलहदा से उसकी वेबसाइट खोलने की ज़रूरत ही बात की, ठीक है जी। तो ब्रेक से पहले वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेरिएबल टी के अंदर एड्रेस है उस रूम का जिसको अभी आपने क्रिएट किया है। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ये चीज़ समझ आ गई, ट्रीज, ग्राफ्स, रेड ब्लैक ट्रीज, हैश टेबल्स, लिंक्ड लिस्ट, इसको बनाना आ जाएगा इजीली, ठीक है जी। तो टी के अंदर एड्रेस है उस रूम का, ठीक है। अब आप 5 मिनट की ब्रेक कर सकते हो। इस कोर्स में नोड्स को हम बॉक्स की शक्ल में ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
इस बड़े बॉक्स में दो छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना आपको। तो पहले बॉक्स का नाम है आइटम, दूसरे बॉक्स का नाम है नेक्स्ट, ये वाला, और इसका नेक्स्ट ये होगा, इस बॉक्स का आइटम ये होगा, और इस बॉक्स का नेक्स्ट जो है वो ये होगा। आखिरी नोड का जो जो नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो नल है। नल को आप NULL लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्रॉस लगाता हूँ ऐसे। क्रॉस लगाने का मतलब क्या है, वो नल है, ठीक है। अब रही बात अब्दुल्ला की, मिस्टीरियस अब्दुल्ला, जिसको मैं कह रहा हूँ कि बाद में समझाऊंगा, एंड पे समझाऊंगा। हाँ, मैं बताता हूँ कि है असल में है क्या। है तो ये अब्दुल्ला ही, लेकिन DSA में क्या है वो याद है। वो मैंने टी वेरिएबल क्रिएट किया था ब्रेक से पहले, टी। अब्दुल्ला वो है टी। अब्दुल्ला ने तो अपना नाम लिखा ना अब्दुल्ला, लेकिन असल में ये टी वेरिएबल है, और इसके अंदर एड्रेस है फर्स्ट नोड का, ये याद रख लो, ठीक है। सो बेसिकली अब्दुल्ला इज वेरिएबल नॉट नोड। अब्दुल्ला वेरिएबल है, नोड नहीं है। अब्दुल्ला के पास आइटम और नेक्स्ट नहीं है, अब्दुल्ला के पास सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस है, बस, दैट्स ऑल। ठीक है जी, क्लियर है। और मैंने ब्रेक से पहले बताया था आपको कि आज की लैब के बाद मैं टी के अंदर एड्रेस नहीं लिखूंगा 000 या 001, जिस तरह कल वीडियो मैंने लिखा था 000, बल्कि मैं एक पॉइंटर ड्रॉ करूंगा जो कि ये बताएगा कि टी के अंदर क्या है, एड्रेस है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या है? एरो है, पैसे हैं, सोना है, क्या है इसके अंदर? अगले नोड का एड्रेस है। बिल्कुल आप सही पहुंचे हो, ठीक है। ये मैंने देखो एरो ड्रॉ किया ना। एरो का मतलब ये है कि इस वाले बॉक्स में इस पूरे नोड का एड्रेस है। सिमिलरली एरो का मतलब ये है कि इस वाले बॉक्स में इस पूरे नोड का एड्रेस है। सिमिलरली इस वाले छोटे बॉक्स में इस पूरे नोड का एड्रेस है वो मौजूद है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको इस बात की? क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, एक बात और याद रख लो, ये अब्दुल्ला और ये अहमद और बिलाल, ये तो मेमोरी में स्टोर होंगे ना, ये डाटा है ना, मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। ज़रूरी नहीं कि ये तीनों साइड बाय साइड स्टोर हो मेमोरी के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है, और ये लिंक्ड लिस्ट की खूबी है। ठीक है जी, समझ आ गई ना बात की? इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स टू बी स्टोर्ड साइड बाय साइड इन द मेमोरी, और यही लिंक्ड लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी है। तो मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर आए ज़रा, अहमद, क्या नाम है आपका जी? तो नहीं, ए कौन है? अच्छा हाँ, बी। अहमद इधर हो सकता है, अब्दुलरहमान थोड़े से फासले पे उधर हो सकता है, और बिलाल जो है हो सकता है वो वहाँ पे हो। कोई मसला नहीं हो, फिर भी पहुँच जाऊँगा ना बिलाल तक। मैं पहले इसके पास जाऊँगा, वो मुझे कहेगा बी, हाँ वो बी पे खड़ा होगा। मैं फिर उसके पास जाऊँगा, मुझे पता है उसके पास सी लोकेशन है, वो मुझे बताएगा वो सी पे है, सी उधर है। तो देयर इज़ नो नीड फॉर ऑल दीज थ्री डाटा टू बी साइड बाय साइड इनसाइड द मेमोरी। ये बहुत बड़ी खूबी है। आप समझ गए ना बात को? क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अरे पढ़ी ना आप लोगों ने सी लैंग्वेज में। बस तो दो चीज़ें और मैंने कवर करवानी है, उसके बाद छुट्टी है। ठीक है, ये ना सोचो कि मैं प्रोग्रामिंग में वीक हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो ये सब्जेक्ट मेरे लिए बना नहीं है। ये गलत एटीट्यूड है। खत्म हो गई सब? ठीक है, तो वो बातें याद रहेंगी आपको। बीच में से एक नोड निकल गया, ख़त्म, आपकी कहानी ख़त्म होगी। देन देयर इज़ नो वे टू एक्सेस अदर नोड्स। ठीक है, और जो आखिरी वाला नोड है उसके नेक्स्ट की वैल्यू हमेशा क्या रखनी चाहिए? आपने रखनी है, उसकी वैल्यू आपने रखनी है, कंप्यूटर नहीं रखेगा, आपने रखनी है, सेट करनी है नल। ठीक है, ओके। सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नोड्स हैं,
और मैं इस नोड में आइटम की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 5, मैं इसके अंदर 10 स्टोर करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर 15 स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, इन नोड्स को कैसे बनाऊँ मैं, कोड यूज़ करते हुए इन नोड्स को मैं कैसे बनाऊँ। मुझे थोड़ी सी जावा पसंद है, पाइथन पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया हूँ, तो मैं थोड़ी सी जावा जो है यूज़ करूँगा यहाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जावा यूज़ करते हुए मैं इन नोड्स को क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है, सही है। ओके, बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि अगर आपने देखो ये 3 नोड्स बनाने ना, पहले 5 फिर 10 फिर 15, बेहतर ये है कि सबसे पहले आप आखिरी वाला नोड बनाओ। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो लास्ट नोड है वो बनाऊँगा। तो बनाने का तरीका देख लें जावा में। मैं लिखूँगा यहाँ पे t इज़ इक्वल टू न्यू। ठीक है, न्यू, और यहाँ पे आपने क्लास, जिस तरह आपने ब्रेक से पहले एक क्लास लिखी ना, क्लास का नाम क्या है, ए। ठीक है, तो फर्स्ट करें आपने एक क्लास लिखी है नोड को बनाने के लिए, आइटम और नेक्स्ट को बनाने के लिए आपने एक क्लास लिखी है, उस क्लास का नाम है इंट नोड। उस क्लास का नाम है इंट नोड। अभी मैंने ये क्लास लिखी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप इमेजिन करो वो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। कैसे लिखते हैं नेक्स्ट लैब में बताऊंगा। ठीक है, सो न्यू, फिर क्लास का नेम लिखना है आपने इंट नोड, जिस तरह आपने वो ब्रेक से पहले लिखा था t इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1। ठीक है, a क्या है, क्लास का नेम है, तो इंट नोड। ठीक है, तो कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 2 है ना, आइटम एंड नेक्स्ट। तो आइटम की वैल्यू मैं 15 रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखूँगा 15, कॉमा के बाद आपने नेक्स्ट की वैल्यू बतानी है। आपने क्लास इस तरह से लिखनी है कि आइटम पहले आए नेक्स्ट बाद में आए, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आइटम नेक्स्ट बाद में आए, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आइटम 15, और यहाँ पे कॉमा के बाद क्या लिखूँगा, नल लिखूँगा, NULL नल, सेमीकोलन। ठीक है, और ब्रेक से पहले मैंने कहा था यहाँ पे एक ब्लैंक लगा लो, इसका डाटा टाइप आपने बनाना है। अब थोड़ा सा आई थिंक क्लियर हो जाएगा। टी क्या है, वो वेरिएबल है जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा इस वाले नोड का। इस वाले नोड का क्या स्टोर होगा, एड्रेस स्टोर होगा। याद करो कल वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था, जिस वेरिएबल में आपने दूसरे आइटम का एड्रेस स्टोर करना हो, दूसरे आइटम का डाटा टाइप और उस वेरिएबल का डाटा टाइप जिसके अंदर आप एड्रेस स्टोर कर रहे हो, दोनों का सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही है ना, इंट स्टार पी मैंने लिखा ना, पी स्टार पी, स्टार से पहले इंट स्टार पी मैंने लिखा ना, पी स्टार पी, स्टार से पहले इंट क्यों लिखा, क्योंकि पी के अंदर एड्रेस है किसका, इंटीजर का, उस वेरिएबल का जिसका डाटा टाइप क्या है, इंट। ठीक है जी, समझ आ गई। अगर नहीं समझ आए अगेन नो प्रॉब्लम, आप क्लास के बाद लैब के बाद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस नोड को किसने क्रिएट किया, क्लास इंट नोड ने। आपने क्लास इंट नोड को कॉल किया, क्लास इंट नोड ने इस नोड को क्रिएट किया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आप यहाँ पे लिखोगे वही आप यहाँ पे लिखोगे, सबसे सिंपल। ठीक है, जो न्यू के बाद लिखोगे वही आप टी से पहले लिखोगे। ठीक है, रटा लग गया ना, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई आपकी। वही कॉन्सेप्ट है पॉइंटर वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है, और बल्कि पॉइंटर से भी थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट है पॉइंटर वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है, और बल्कि पॉइंटर से भी थोड़ा सा आगे आप चले जाए, जब आपने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रक्चर यूज़ करके, वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, क्लियर है। अगेन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, आप फ्री टाइम में आ जाए, मैं क्लियर कर दूंगा। सी का कॉन्सेप्ट, पाइथन के कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। ठीक है, सो इंट नोड टी इज इक्वल टू न्यू इंट नोड 15 नल। ये वाली लाइन जब चलेगी जावा के अंदर तो पहला नोड सिर्फ पहला नोड क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ क्या होगा। टी वेरिएबल क्रिएट होगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड 15 नल, बस
ठीक है, क्लियर है, या आप नोट डाउन कर लें। ब्रेक से पहले तो हमने पाइथन का कोड लिखा था, थोड़ा सा वापस उधर आ जाए। आपने वहाँ पे क्या लिखा था, आपने लिखा था t इज इक्वल टू a1। इसके नतीजे में क्या हुआ, t स्टार्टेड टू पॉइंट टू अ रूम विच x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हुआ था ना वहाँ पे, t स्टार्टेड टू पॉइंट टूवर्ड्स अ रूम विच हैज़ x इज इक्वल टू 1, यानी t के अंदर एड्रेस है उस रूम का। अब इस लाइन के नीचे अगर मैं ये लिख दूँ से r इज इक्वल टू t, अब क्या होगा, न्यू वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, और वो भी उसी को पॉइंट करेगा जिसको t पॉइंट कर रहा है। दूसरे लफ्जों में r के अंदर t की वैल्यू स्टोर होगी। t के अंदर क्या है, एड्रेस किसका, रूम का। सो t के अंदर इस रूम का एड्रेस है, r के अंदर भी इसी रूम का। सो t के अंदर इस रूम का एड्रेस है, r के अंदर भी इसी रूम का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, both these variables will start pointing towards the same room। very 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 very, बल्कि पता नहीं इनफाइनाइट वेरी लिख दो, यहाँ पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड लिस्ट ट्री ग्राफ का साइज बड़ा होगा, क्रिएट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डोंट फॉरगेट दिस। आज के बाद मैं इसको कहूँगा r इज इक्वल टू टी वाला कॉन्सेप्ट। सेक्शन बी वालों को मैंने बताया था b इज इक्वल टू ए वाला कॉन्सेप्ट। सो r इज इक्वल टू टी वाला कॉन्सेप्ट जहन में रखो आप। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, अब क्या टाइम हुआ, चलो 2 मिनट और, फिर उसके बाद बस। क्या किया आपने, लिखा इंट नोड t इज इक्वल टू न्यू इंट नोड 15 नल। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, हो सकता है ये सारी चीज़ें थ्योरी में डिस्कस ना हो। आपके जो टीचर है वो एसिम्प्टोटिक्स से स्टार्ट करेंगे, एसिम्प्टोटिक्स को कवर करने के बाद डायरेक्ट ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो ये लिंक लिस्ट वो अज्यूम करें कि लिंक लिस्ट आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डिस्कस नहीं करोगे थ्योरी में। ना थ्योरी में डिस्कस करोगे, ना इसको बनाना सीखोगे थ्योरी में। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। ओके, बस ये 1-2 बातें और, उसके बाद ख़त्म। अब मैं दूसरा नोड क्रिएट करना चाहता हूँ, ये वाला, ये वाला जिसके अंदर 10 है, इसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो जब आपने पहला नोड क्रिएट किया, आपने लिखा न्यू इंट नोड, तो ठीक है, वही चीज़ दोबारा लिख दो, नया नोड बन जाएगा। ठीक है, न्यू इंट नोड दोबारा लिख दो, दूसरा नोड बन जाएगा। क्रिएट लिखा न्यू इंट नोड, तो ठीक है, वही चीज़ दोबारा लिख दो, नया नोड बन जाएगा। ठीक है, न्यू इंट नोड दोबारा लिख दो, दूसरा नोड बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करें, जिस तरह आप सबका पसंदीदा खेल है, कॉपी, और फिर उसके बाद क्या कर दें, इसको कॉपी करें, पेस्ट कर दें, इसके बिल्कुल नीचे आपने लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखें न्यू इंट नोड, दूसरे नोड का आइटम क्या है, 10। यहाँ पे आप लिखो 10 कॉमा, बस इधर जाके रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात। ठीक है, नोड क्रिएट करने के लिए क्या करें, क्लास को कॉल करें, इंट नोड वाली क्लास को कॉल करें। नेक्स्ट टाइम हम इंट नोड वाली क्लास को कंप्लीट करके लिखेंगे, चलाएंगे, इंटेलीजे में चला के इसको देखेंगे, या स्पाइडर में इसको चला के देखेंगे। ठीक है, ओके। सो ये अब चेक करें कि ये जो 10 वाला नोड है, जिसके अंदर 10 स्टोर है, और वो पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड को, 15 वाले नोड को। ये 10 वाले नोड के नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस है किसका, टी का, सॉरी उसका 15 वाले नोड का, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉमे के साथ मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस ने जाना है नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो कॉमे के साथ मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस। क्या आपको एड्रेस पता है, 15 वाले नोड का एड्रेस पता है? हाउस नंबर 402 ब्लॉक ए गुलशन रावी लाहौर, हाउस नंबर 602 सब्जादार लाहौर, हाउस नंबर 5 वाई ब्लॉक DHA लाहौर। पता है आपको एड्रेस?
लास्ट नोड का एड्रेस पता है आपको? डायरेक्ट पता है? अगर डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते थे यहाँ पे हाउस नंबर 402 ब्लॉक ए गुलशन रावी लाहौर। आप डायरेक्ट एड्रेस लिख सकते थे। मसला ये है आपको एड्रेस नहीं पता, मैं वरना मैंने आपकी ये एक्सरसाइज देनी थी आपको। लेकिन याद करो जब आपने पहला नोड क्रिएट किया था, टी के अंदर उस नोड का एड्रेस नहीं है। ये टी के अंदर, ये टी के अंदर इस नोड का एड्रेस है ना। जो भी हो एड्रेस, हमें क्या, हाउस नंबर 402 हो, हाउस नंबर 605 हो, हाउस नंबर 503 हो, जो भी हो, हमें क्या, एड्रेस तो है ना। ठीक है। सो अगेन नोट करने वाली बात क्या है, इस कोर्स में यू शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट इज द एग्जैक्ट एड्रेस 0x001 0x1FFF 0x1DEA हेक्साडेसिमल में बता रहा हूँ आपको। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि एग्जैक्ट नोड का एड्रेस क्या है, बल्कि चुप करके क्या करना है, एड्रेस को स्टोर करना वेरिएबल में। जो मर्जी एड्रेस हो, जितना मर्जी लंबा हो, जितना मर्जी छोटा हो, जो मर्जी हो, हमें कोई परवाह नहीं है। ठीक है। अब आपको पता है कि टी के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस है, तो एड्रेस को डायरेक्ट लिखने के बजाय आप क्या लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दे, क्या लिख दे, टी लिख दे। यस, वेरी गुड। बस सिंपल टी लिख दे, 10, T। ठीक है, 10, T। तो क्या होगा, उससे ये वाला नोड बन जाएगा, इट विल बी कनेक्टेड टू दिस नोड। तो जब आपने पहला नोड किया था तो उसका एड्रेस दिया था आपने टी को, एक वेरिएबल को। आपने दूसरा नोड क्रिएट किया तो उसका एड्रेस भी किसी वेरिएबल को दे दे, ABCD XYZ, किसी भी वेरिएबल को दे दे। बेहतर यह है कि उसी टी को दे दे, मेमोरी वेस्ट ना करो, उसी टी वेरिएबल को दे दो। तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ यार। न्यू नोड क्रिएट कर लिया, जब आप t इक्वल टू लिखते हो तो t के अंदर एड्रेस आ जाता है। न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं, क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल t। इसको डिक्लेयर किया कर दिया हुआ है ऊपर, c वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है जी। सो t इज इक्वल टू न्यू इंट नोड 10t से क्या होगा, दूसरा नोड क्रिएट होगा और दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर होगा t में। दूसरा नोड कनेक्ट हो जाएगा तीसरे नोड के साथ, हमें कोई परवाह नहीं है। तीसरा नोड चाहे जहन्नुम में सड़ रहा हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, जो मर्जी उसकी लोकेशन हो, कोई मसला नहीं है। हमारे पास उसका एड्रेस है, जैसे ही उसका एड्रेस हमारे पास है हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, हम फ़ौरन उसकी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। जाने से पहले पहले बस मुझे ये बता दो, पहला नोड क्रिएट करना है जिसके अंदर 5 है, क्या लिखना पड़ेगा, A डॉट T, क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ। चौथे सेमेस्टर में पहुंच गए हो, अभी तक आप लोगों में आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं है। या तो सिंक्रोनाइज होके बोल लो या एक बंदा बोल ले, बोलो, चलो बोलो। ए लिखूं, ए लिखूं, t इज इक्वल टू न्यू इंट नोड 5t, खत्म। ठीक है। सिर्फ आखिरी वाले नोड के लिए t की जगह पे आपने क्या लिखना है, नल, और बाकी नोड्स के लिए उधर भी t, इधर भी t, उधर भी t, इधर भी t। बस ये लिंक लिस्ट आपकी क्रिएट हो गई है। ठीक है। अब आपने घर जाके क्या करना है, इंटेलीजे जो है सॉफ्टवेयर, उसको ओपन करना है, ये वाला कोड लिखना है और पाइथन ट्यूटर में चेक करो कि लिंक लिस्ट बनती है कि नहीं बनती। ठीक है जी। एंड जाते जाते एक बात सुन लो, टेंशन नहीं लेनी इस सब्जेक्ट में, मुश्किल कोर्स है, मुश्किल सब्जेक्ट है, टेंशन नहीं लेनी, बस सारा काम हो जाएगा। बस आपका काम है रोज़ का काम रोज़ करना, दैट्स इट, दैट्स इट। और ऑनेस्टी के साथ काम करना।